चलिए बच्चों, अब अपन लेक्चर नंबर 16 देखने जा रहे हैं और इसमें अपन देखेंगे बच्चों आईपी को कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं, क्योंकि पिछले लेक्चर में अपन ने आईपी को पूरा डिटेल से समझा। अब अपन देख रहे हैं बच्चों कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आईपी को अफेक्ट करते हैं। तो टाइटल डालते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग आईपी। आईपी को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं उसकी चर्चा करते हैं बच्चों। सबसे पहला जो फैक्टर आता है वो आता है एटॉमिक साइज। बच्चों एक चीज मुझे बताइए, एटॉमिक साइज जैसे जैसे इंक्रीज होगा वैलेंस सेल की न्यूक्लियस से डिस्टेंस इंक्रीज होगी, और जब वैलेंस सेल की न्यूक्लियस से डिस्टेंस इंक्रीज होगी तो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन डिक्रीज होगा, और जब न्यूक्लियस का अट्रैक्शन डिक्रीज होगा तो ऑब्वियस बात आप उसको रिलीज करने के लिए एनर्जी कम रिक्वायर्ड होगी, है ना। तो उस केस में आईपी डिक्रीज हो जाएगा। तो मैं एक बात लिख सकता हूँ, एटॉमिक साइज इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आईपी की। क्यों? क्योंकि एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होने से वैलेंस सेल की डिस्टेंस इंक्रीज होती है। तो मैं क्या कहूंगा, ऑन इंक्रीजिंग atomic size, the distance of valence cell electron from nucleus, the distance of valence cell electron from nucleus increases। फिर उससे क्या होगा, hence attraction of nucleus will decrease। अट्रैक्शन डिक्रीज होगा तो क्या होगा, आईपी डिक्रीज होगा, है ना। ये कहानी, यानी कि जैसे मैं बात करूं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन या फिर लीना की रब से फरिया, है ना। इनमें होगा क्या, जब ऊपर से नीचे चलते हैं किसी भी ग्रुप में तो साइज इंक्रीज होता है बच्चों। साइज इंक्रीज होगा तो आईपी डिक्रीज होगा। ये कहानी चलती है एटॉमिक साइज के रिगार्डिंग। पूरी बात क्लियर हो गई है। एटॉमिक साइज जितना ज्यादा, भाई एक चीज मुझे बताइए, जैसे ये न्यूक्लियस है तो जितना ज्यादा एटॉमिक साइज होगा इस वैलेंस सेल की डिस्टेंस उतनी ही ज्यादा होगी, और जब वैलेंस सेल की डिस्टेंस ज्यादा होगी तो इस पर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन कम होगा, और जब न्यूक्लियस का अट्रैक्शन कम होगा तो इसको रिमूव करने के लिए लेसर एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा। ठीक है, तो ये एटॉमिक साइज के रिगार्डिंग बातचीत हुई। और अगली जो बातचीत अपन करते हैं बच्चों वो करते हैं दैट इज जेड इफेक्ट, यानी कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज दैट इज जेड इफेक्टिव। जेड इफेक्टिव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बच्चों आईपी, क्योंकि जितना ज्यादा जेड इफेक्टिव होगा न्यूक्लियस की स्ट्रेंथ, न्यूक्लियस का चार्ज उतना ही ज्यादा है, तो आपको इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए अधिक एनर्जी की, ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। तो जेड इफेक्टिव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बच्चों आईपी की। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें और थर्ड फैक्टर पर चलते हैं बच्चों। थर्ड फैक्टर आता है स्क्रीनिंग इफेक्ट या शिल्डिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट, आप एक बात जानते हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट जितना ज्यादा होगा साइज उतना ही ज्यादा इंक्रीज होता है ना। क्योंकि न्यूक्लियस के ऊपर यूं समझिए पर्दे लग गए तो न्यूक्लियस की वैलेंस सेल पे अट्रैक्शन डिक्रीज हो गए हैं। तो मैं क्या कहूंगा, स्क्रीनिंग इफेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एटॉमिक साइज के, और एटॉमिक साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया है तो आईपी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा बच्चों। तो ये यहाँ पर स्क्रीनिंग इफेक्ट की बात हुई। और नेक्स्ट लेते हैं अपन ऑक्सीडेशन स्टेट। फोर्थ नंबर का जो फैक्टर आता है बच्चों दैट इज ऑक्सीडेशन स्टेट। देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब क्या, देखिए दो बातें करेंगे यहां पर हम। अगर
पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट है, यानी कि अगर पॉजिटिव चार्ज की अमाउंट इंक्रीज होगी किसी भी स्पीसीज पर, पॉजिटिव चार्ज जितना ज़्यादा होता जाएगा तो जेड इफेक्टिव इंक्रीज होगा, और जेड इफेक्टिव इंक्रीज हो जाएगा तो आईपी भी इंक्रीज हो जाएगा। इसी तरीके से अगर नेगेटिव चार्ज की अमाउंट इंक्रीज होती है तो उससे जेड इफेक्टिव डिक्रीज होगा, और जेड इफेक्टिव डिक्रीज होगा तो आईपी भी डिक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं बात कहूँगा क्या, ऑन इंक्रीजिंग पॉजिटिव चार्ज ऑन स्पीसीज, उससे क्या होगा बच्चों, पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होने से जेड इफेक्टिव विल इंक्रीज। पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होने का मतलब है न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होना, और न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने का मतलब है जेड इफेक्टिव इंक्रीज होना, और जेड इफेक्टिव इंक्रीज होने का मतलब है आईपी इंक्रीज होगा ही होगा। मतलब एक तरफ मेरे पास Na है, एक तरफ Na प्लस है, तो यहाँ IPS आएगा। कहीं O है, O+1 है, O+2 है, O+3 है, तो obvious बात है IP इंक्रीज होता जाएगा। Al है, Al+1, Al+2, Al+3, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट अगर इंक्रीज होती जाती है तो आईपी भी इंक्रीज होता जाएगा। तो ये कहानी कुछ इस तरीके से चलेगी, है ना। और अगर मैं यहाँ पर बात करूंगा दूसरे पॉइंट की, और वो दूसरा पॉइंट क्या है, देखिए पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होने का मतलब है न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होना, और न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने का मतलब है जेड इफेक्टिव इंक्रीज होना, और जेड इफेक्टिव इंक्रीज होने का मतलब है आईपी इंक्रीज होना। लेकिन अगर उल्टा हो जाए, नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हो जाए, तो मैं क्या लिखूंगा, ऑन इंक्रीजिंग नेगेटिव चार्ज ऑन स्पीसीज पर अगर नेगेटिव चार्ज इंक्रीज होता है तो उससे क्या होगा, जेड इफेक्टिव विल डिक्रीज, जेड इफेक्टिव डिक्रीज होगा बच्चों तो आईपी भी डिक्रीज होगा। सीधी सी बात है, अगर किसी स्पीसीज पर नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है तो जेड इफेक्टिव डिक्रीज होगा। जेड इफेक्टिव क्या होता है, जेड डिवाइड बाई ई, और ई जितना ज्यादा उतना जेड इफेक्टिव डिक्रीज होता चला जाएगा। तो अगर नेगेटिव चार्ज किसी स्पीसीज पर इंक्रीज होता है तो जेड इफेक्टिव डिक्रीज होगा तो आईपी भी डिक्रीज होगा। मतलब अगर कहीं O है, कहीं O-1, O-2, तो आईपी का ऑर्डर कुछ इस तरीके से चलेगा। तो ये आपको एक बेसिक सी बात है जो आपको ध्यान में रखनी है ऑक्सीडेशन स्टेट के रिगार्डिंग। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट फैक्टर पे चलते हैं। फैक्टर नंबर 5 पर चलते हैं, दैट इज पेनिट्रेशन पावर। पेनिट्रेशन पावर बच्चों, पेनिट्रेशन पावर का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के कितना नजदीक है, कितना पास में है, हाउ क्लोज द इलेक्ट्रॉन टू द न्यूक्लियस। पेनिट्रेशन पावर मतलब हाउ क्लोज द इलेक्ट्रॉन टू द न्यूक्लियस, यानी कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के कितना नजदीक है, कितना पास है, उस बात को मैं कहूंगा पेनिट्रेशन पावर। जितना इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के नजदीक होगा उसको रिमूव करने के लिए उतनी ही अधिक एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के जितना पास में होगा तो न्यूक्लियस का मैक्सिमम अट्रैक्शन फील करेगा, और न्यूक्लियस का मैक्सिमम अट्रैक्शन फील करेगा तो वहां पर आपको रिमूव करने के लिए एनर्जी बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड होगी, है ना। तो अगर मैं बात करता हूँ पेनिट्रेशन पावर की, यानी कि न्यूक्लियस के कितना वो नजदीक है, इस बात का ये मेजरमेंट है हमारा पेनिट्रेशन पावर। तो इस हिसाब से अगर मैं बात करूंगा पेनिट्रेशन पावर, अगर एक ही सेल दे रखा है तो उसके डिफरेंट सब सेल की पेनिट्रेशन पावर क्या होगी, वो मैं लिखता हूँ, ऑर्डर ऑफ penetration power of subcell of given cell। तो बच्चों सबसे ज्यादा पेनिट्रेशन S, P, D और फिर F। सबसे ज्यादा न्यूक्लियस के नजदीक कौन है बच्चों, S, फिर P, फिर D, फिर F। तो पेनिट्रेशन
पेनिट्रेशन पावर मैक्सिमम किसकी होगी बच्चों? पेनिट्रेशन पावर मैक्सिमम होगी आपके S के लिए, और फिर मिनिमम किसके लिए होगी? F के लिए। यानी कि S इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के सबसे ज्यादा नजदीक होंगे, दे आर मोर क्लोजर टू द न्यूक्लियस एज कंपेयर टू P, D and F. Hence more energy is required to remove S orbital electron और S सबसेल इलेक्ट्रॉन। अगर आप S सबसेल इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे तो आपको एनर्जी अधिक रिक्वायर्ड होगी। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट बात है। अब यहाँ पर एक सवाल बनता है बच्चों, क्या सवाल बनता है वो जरा देखते हैं। यहाँ क्वेश्चन बनता है बच्चों बेरिलियम और बोरॉन के रिगार्डिंग। बेरिलियम का नंबर है 4 और बोरॉन का नंबर है 5। तो सवाल क्या बनता है कि बेरिलियम से बोरॉन की तरफ चलेंगे तो जब आप पीरियड में लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो जेड इफेक्टिव इंक्रीज होता है, तो आईपी इंक्रीज होना चाहिए। बट यहाँ पर जो ऑर्डर ऑफ आईपी है वो क्या है बच्चों? बेरिलियम का आईपी बोरॉन से ज्यादा होता है, और पूछेंगे ऐसा क्यों होता है? जबकि होता क्या है कि जब अपन किसी पीरियड में लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो जेड इफेक्टिव इंक्रीज होता है। जेड इफेक्टिव बेरिलियम से ज्यादा बोरॉन का बताते हैं, फिर भी आईपी बेरिलियम का ज्यादा है। तो ये पूछा जाता है ऐसा क्यों होता है? तो इसके पीछे वजह क्या है वो जरा देखिए बच्चों। बेरिलियम का कॉन्फ़िगरेशन, बेरिलियम में इलेक्ट्रॉन है 4, तो जब आप इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो ये होगा 1s2 2s2। जबकि बोरॉन की यहाँ मैं बात करता हूँ, इधर बोरॉन की बात करता हूँ, इलेक्ट्रॉन है 5 1s2 2s2 2p1। अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा वो बच्चों S सबसेल से रिमूव होगा, जो कि न्यूक्लियस के ज्यादा नजदीक है एज कंपेयर टू P सबसेल। तो पहला रीजन तो ये होगा कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन S सबसेल से निकलता है, जो कि P के कंपैरिजन में न्यूक्लियस के ज्यादा नजदीक है, इसलिए एनर्जी यहाँ ज्यादा रिक्वायर्ड होगी, पहली चीज। दूसरी यहाँ बात आती है कि जो S सबसेल है वो फुलफिल होता है, और फुलफिल से इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। यहाँ लिखूंगा मैं रीजन नंबर 1। रीजन नंबर 1 क्या है बच्चों? इन बेरिलियम इलेक्ट्रॉन is removed from S subset which is more closer to nucleus, which is more closer to nucleus. Hence, more energy will require to remove. More energy will required to remove S subcell electron. S subcell electron. ठीक है, क्या कहूंगा मैं? बेरिलियम में इलेक्ट्रॉन जो है किससे? S सबसेल से रिमूव करते हैं, जबकि बोरॉन में P से। तो S सबसेल न्यूक्लियस के ज्यादा नजदीक है, तो वहां पर एनर्जी जो है ज्यादा रिक्वायर्ड होगी बच्चों इसको रिमूव करने के लिए, जबकि बोरॉन में ऐसा नहीं है, बोरॉन में P सबसेल से। ये रीजन नंबर 1। और रीजन नंबर 2 साफ साफ दिख रहा है क्या कि जो S सबसेल है वो फुलफिल है, यहाँ फुलफिल से रिलीज हो रहा है इसलिए आईपी ज्यादा होगा, यहाँ फुलफिल नहीं है। नेक्स्ट, इन बेरिलियम इलेक्ट्रॉन is removed from fulfilled S subcell, fulfilled S subcell, इसलिए इसमें एनर्जी ज्यादा रिक्वायर्ड होगी एज कंपेयर टू जो है बोरॉन के कंपैरिजन में बेरिलियम में ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर फुलफिल ऑर्बिटल से रिलीज हो रहा है, और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो है फुलफिल से रिलीज नहीं हो रहा है। सेम केस जो बनता है ऐसा वैसा जो दूसरा केस है वो मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम के लिए भी अप्लाई होता है। सेम केस मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम। बच्चों मैग्नीशियम का नंबर है 12 और एल्यूमिनियम का नंबर है 30। तो जब मैग्नीशियम से एल्यूमिनियम की तरफ चलेंगे तो पीरियड में लेफ्ट टू राइट चलने से जेड इफेक्टिव इंक्रीज होगा, और जेड इफेक्टिव इंक्रीज होगा तो उस केस में
आईपी भी इंक्रीज होना चाहिए था, लेकिन आईपी मैग्नीशियम का ज़्यादा होता है एल्यूमिनियम के कंपेरिजन में। क्यों? इसका रीज़न क्या है? क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2, इधर होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। यहाँ इलेक्ट्रॉन वही फुलफिल एस से रिलीज हो रहा है, इसलिए ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, इधर पी से रिलीज हो रहा है, कम एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। और फिर एस की जो पेनिट्रेशन पावर है वो पी के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है, इसलिए मैग्नीशियम का जो आईपी है वो ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू एल्यूमिनियम। बच्चों अपन पढ़ रहे थे फैक्टर्स अफेक्टिंग आईपी, यानी कि आयनाइजेशन पोटेंशियल को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, और इसमें अपन ने पेनिट्रेशन पावर देख लिया था बच्चों। और अब अपन नेक्स्ट जो फैक्टर का को अपन डिस्कस करने जा रहे हैं वो है बच्चों स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड ऑर्बिटल्स। स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड ऑर्बिटल्स। फुल फिल्ड ऑर्बिटल्स, देखिए समझे ध्यान से बच्चों, जो हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू अदर ऑर्बिटल्स, है ना। जैसे अगर मैं बात करता हूँ हाफ फील्ड और फुल फील्ड का मतलब क्या है, जैसे अगर हम बात करते हैं एस ऑर्बिटल की कैपेसिटी होती है 2 इलेक्ट्रॉन, तो अगर 2 इलेक्ट्रॉन पूरे आ चुके हैं तो फुल फिल हो चुका है। पी की कैपेसिटी होती है बच्चों 6 इलेक्ट्रॉन की, तो 6 इलेक्ट्रॉन आते ही ये फुल फिल हो चुका है। डी की 10 होती है कैपेसिटी, अगर 10 आ चुके हैं तो ये फुल फिल हो चुका है। और एफ की कैपेसिटी 14 है और इसमें पूरे 14 आ गए हैं तो ये भी फुल फिल हो चुका है। तो ये कार्यक्रम है बच्चों फुल फिल्ड का, है ना। जितनी उसके अंदर कैपेसिटी है उतने इलेक्ट्रॉन उसमें आ चुके हैं। और हाफ फील्ड का मतलब क्या है, जैसे पी की कैपेसिटी 6 की है तो इसमें जस्ट हाफ आ जाए, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन आ जाए तो ये हाफ फील्ड हो गया। डी की कैपेसिटी 10 की है तो इसके अंदर डी 5 आ जाए तो ये हाफ फील्ड हो गया है। एफ की कैपेसिटी 14 की है और अगर इसमें 7 इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं तो ये हाफ फील्ड हो चुका है। यानी कि ये जो कार्यक्रम है ये है बच्चों हाफ फील्ड, है ना। अच्छा एक बात समझिए, एस ऑर्बिटल को अपन S2 है तो फुल फिल है, लेकिन S1 अगर ऑर्बिटल है तो उसको हाफ फील्ड की कैटेगरी में अपन इंक्लूड नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि S के अंदर 2 ही केस बन सकते हैं, या तो S1 होगा या फिर S2 होगा। तो अगर तीसरा कोई केस ही नहीं है तो या तो वो हाफ फील्ड होगा या फुल फील्ड होगा, है ना। तो तीसरा केस ही नहीं है, इस वजह से अपन उसमें S1 को हाफ फील्ड की कैटेगरी में कंसीडर नहीं करते हैं, है ना। क्योंकि कोई थर्ड केस होता तो अपन उसको हाफ फील्ड में लेते, लेकिन S में 2 ही केस हो सकते हैं, S2 या S1। तो S1 को हाफ फील्ड में नहीं लेते हैं, बट S2 को फुल फील्ड में लिया जाता है। और हाफ फील्ड और फुल फील्ड में ज्यादा स्टेबल कौन होता है? फुल फील्ड। ये चीज आप एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी पढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ मैग्नेटिक मोमेंट 0 होता है, म्यू 0 होता है, इसलिए फुल फील्ड होते हैं और यहाँ इनकी स्टेबिलिटी इससे भी ज्यादा होती है। अब दूसरी बात आती है कि हाफ फील्ड और फुल फील्ड क्यों स्टेबल होते हैं, ये चीज भी आप एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ते हैं। क्योंकि होता क्या है, जैसे अगर पी के पास मैं कहूँ 3 इलेक्ट्रॉन है तो कंडीशन कुछ ऐसी बनेगी 1 2 3। तो आप देख रहे हैं 3 इलेक्ट्रॉन है तो सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है। ये कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है बच्चों? ये सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है। लेकिन अगर मैंने 4 इलेक्ट्रॉन कर दिए तो ये 4th इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा। अब ये एसिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है, और सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन एसिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन से ज्यादा स्टेबिलिटी रखता है। तो ये एसिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है ना, यहाँ एसिमेट्रिक लिखना पड़ेगा। और अगर केवल तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन चला जाए तो सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है। तो बच्चों हाफ फील्ड और फुल फील्ड ऑर्बिटल्स ज्यादा स्टेबल होते हैं। क्यों ज्यादा स्टेबल होते हैं? क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों जहां पर भी हाफ फील्ड और फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन आता है वो एलिमेंट स्टेबल होंगे, क्योंकि हाफ फील्ड और फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन वाले की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लूज करने की तो नहीं होगी। क्यों? क्योंकि तो ऑलरेडी स्टेबल है, तो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने की इनकी टेंडेंसी नहीं है। तो इस केस में अपन क्या कहेंगे कि अगर हाफ फील्ड और फुल फील्ड ऑर्बिटल कहीं है तो उनकी स्टेबिलिटी अपने एडजेसेंट एलिमेंट से ज्यादा होगी। हाफ फील्ड और फुल फील्ड ऑर्बिटल है तो उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी उन एलिमेंट्स की। किसके कंपैरिजन में? केवल अपने नियरेस्ट एलिमेंट यानी कि
एडजेसेंट एलिमेंट के रेफरेंस में। ये नहीं कि हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड है तो सबसे हाईएस्ट रेंज पे निकल गया, ऐसा नहीं होगा। तो मैं क्या लिखूंगा, द स्टेबिलिटी the IP of elements having half filled and fulfilled electronic configuration, the IP of elements having half filled and fulfilled electron configuration is greater than adjacent element only. Adjacent element only. तो यहाँ इस बात का ध्यान रखा जाए कि केवल अपने एडजेसेंट एलिमेंट से ही ज्यादा होगा। ये नहीं कि जिसके पास हाफ फील्ड और फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है वो सबसे आगे निकल गया, ऐसा नहीं होगा। केवल कॉन्फ़िगरेशन किससे ज्यादा होगा, अपना एडजेसेंट एलिमेंट से, जो अपना नियरेस्ट एलिमेंट है उससे आप आगे निकाल दोगे उसको। ये नहीं कि अगर उसका आईपी ज्यादा है तो ये नहीं कि उसको सबसे आगे पर लेके चलेगा, है ना। केवल अपने नियरेस्ट एलिमेंट से ही ज्यादा होगा, एडजेसेंट एलिमेंट से ही ज्यादा आप यहाँ पर करेंगे। तो एक एग्जाम्पल से अपन इसको पूरे केस को समझेंगे बच्चों। देखिए एग्जाम्पल क्या है, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, ये अपने को कुछ एलिमेंट दे रखे हैं और हमसे कहा गया है कि मुझे आईपी का इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है। तो आईपी का ऑर्डर लिखने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए। ये बात तो साफ साफ दिख रही है कि एक ये पीरियड के एलिमेंट्स हैं, है ना। और अपन एक बात जानते हैं कि एक पीरियड में जब अपन लेफ्ट टू राइट चलते हैं तो जेड इफेक्टिव इंक्रीज होता है और जेड इफेक्टिव इंक्रीज होगा तो आईपी भी इंक्रीज होगा। एक पीरियड की अगर बात करते हैं तो, और एक पीरियड के ही एलिमेंट है, तो मुझे सबसे पहले यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना होगा, क्योंकि जेड इफेक्टिव इंक्रीज होने से आईपी इंक्रीज तो होगा बट वो रेगुलर ऑर्डर से नहीं इंक्रीज होकर के इर्रेगुलर ऑर्डर से इंक्रीज होगा। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं बच्चों। इसका लिथियम का नंबर है 3, 1s2 2s1, ये हो जाएगा 1s2 2s2, ये हो जाएगा 2s2 2p1, 2s2 2p2, एक एक इलेक्ट्रॉन ऐड होता जाएगा, 2s2 2p3, 2s2 2p4, 2s2 2p5, 2s2 2p6। अब आप देखिए जिन जिन के अंदर भी हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन जिसका भी होगा उसका आईपी अपने एडजेसेंट एलिमेंट से ज्यादा होगा। जिसमें भी हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन होगा उसका आईपी अपने एडजेसेंट एलिमेंट से ज्यादा होगा। तो जरा देखिए किस किस में फुल फिल्ड है, एक तो बेरिलियम में दिखाई दे रहा है, आगे चलिए एक मुझे दिखाई दे रहा है इसमें, देखिए बेरिलियम में फुल फिल्ड, इधर हाफ फिल्ड, और आगे चलते हैं जिसमें फुल फिल्ड। तो आपको क्या करना होगा, इसको अपने एडजेसेंट एलिमेंट से आगे निकाल दो। आईपी क्या होना चाहिए, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, लेकिन ये अपने एडजेसेंट एलिमेंट से ही ज्यादा होगा। ये नहीं कि इसका आईपी आप सबसे आगे कर दो, ऐसा नहीं होगा। केवल अपने एडजेसेंट एलिमेंट से आगे निकालोगे इसको भी अपने एडजेसेंट एलिमेंट से ही आगे करेंगे। तो अब ऑर्डर क्या बनेगा बच्चों, लिथियम, उसके बाद नंबर किसका आएगा, बोरोन, फिर नंबर किसका आएगा बच्चों, बोरोन के बाद बेरिलियम, देन कार्बन, कार्बन के बाद ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, फिर फ्लोरीन और फिर नियोन। तो ये फर्स्ट आईपी का ऑर्डर हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आईपी। ये आपका फर्स्ट आईपी का ऑर्डर हो चुका है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझ गए हम, इस तरीके से अपन फर्स्ट आईपी के ऑर्डर की बात करेंगे, है ना। सबसे पहले लिथियम, फिर बोरोन, फिर बेरिलियम हो जाएगा, फिर क्या होगा बच्चों, यहाँ पर कार्बन, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, फिर फ्लोरीन, फिर नियोन। ये तो फर्स्ट आईपी की बात हुई। अब अपन सेकंड आईपी के बारे में चर्चा करते हैं।
सेकेंड आईपी पे अपन को क्या करना है, एक इलेक्ट्रॉन तो ऑलरेडी रिमूव हो चुका होगा, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना है ना। तो जरा सेकेंड आईपी की बात करते हैं बच्चों। सेकेंड आईपी के लिए मैं वापस से कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूं। देखिए सेकेंड आईपी का मतलब एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी निकल चुका है। अब सेकेंड इलेक्ट्रॉन की बात मैं करूंगा, तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2। इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो 1s2 2s1। इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो 2s2। इसमें से एक निकल गया तो 2s2 2p1। इधर से भी एक माइनस करोगे तो 2s2 2p2। इसमें से भी एक माइनस करोगे तो 2s2 2p3। इसमें भी एक माइनस कीजिए 2s2 2p4। इसमें से भी एक माइनस कीजिए 2s2 2p5। अब आप देखिए स्पेशल केस कौन कौन से हैं, जहां एक तो ये देख रहे हैं आप, और देखिए ये वाला लीजिए, और एक ये हो गया है इस तरीके से। अब देखो इसने कॉन्फ़िगरेशन कैसा ले लिया है, फुलफिल वाला, है ना। और आप एक बात ध्यान से समझिए, जो ये एल्केलाइन मेटल्स है, यानी कि जो फर्स्ट ग्रुप है आपका, ये जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है तो एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करते ही ये इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन ले लेगा, और इधर से एक इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गया तो अभी इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन नहीं रहा, है ना। जैसे इसमें से एक इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गया तो ये इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन में नहीं रहा, बट इसमें से जैसे एक इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गया तो ये इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन में आ चुका है। तो लिथियम में हो जाएगा बच्चों 1s2, क्योंकि इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन में आ गया है। और इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन में आ गया तो देख रहे हो आप हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन है, तो इसका आईपी अपने पीरियड में मैक्सिमम होगा, है ना। ये नहीं कि इससे आगे करोगे, अभी इनर्ट गैस हो गया है, ये इनर्ट गैस नहीं रहा, ये 2p5 हो गया, तो उसका आईपी सबसे ज्यादा हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। तो एक स्टेटमेंट में क्या लिख सकता हूं कि जो एल्केलाइन मेटल्स हैं उनका आईपी अपने पीरियड में मैक्सिमम होता है। कौन सा वाला, लेकिन सेकंड आईपी। तो यहाँ स्पेशल पॉइंट लिख देता हूं मैं, स्पेशल पॉइंट, सेकंड आईपी ऑफ alkaline metals is highest in the given period, समझ गए। यानी कि सेकंड आईपी ऑफ एल्केलाइन मेटल्स इज हाईएस्ट इन द गिवन पीरियड। इस तरीके से आप ध्यान रखिए। अब देखिए इसको तो सबसे आगे पहुंचाना है, बाकी आप देखिए स्पेशल केस ये है ना, तो इसको आप इससे, ये वाला स्पेशल केस है ना हमारा, तो इसको आप यहाँ पहुंचा दोगे, इससे आगे निकाल दोगे। और स्पेशल केस एक ये है ना, तो इसको आप इससे आगे निकाल दोगे, और ये सबसे आगे चल जाएगा। तो बताइए शुरुआत कहाँ से होगी, यस बेरिलियम। उसके बाद नंबर किसका, बोरोन का नहीं आएगा, किसका आएगा, कार्बन का, फिर बोरोन का, फिर नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन स्पेशल केस है, फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन, फिर नियोन, और सबसे लास्ट में कौन आ जाएगा बच्चों, लिथियम। तो इस तरीके से ये हो जाएगा ऑर्डर ऑफ सेकंड आईपी, बेरिलियम, कार्बन, उसके बाद बोरोन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नियोन, देन लिथियम, है ना। तो ये मैक्सिमम हो जाएगा सेकंड आईपी का ऑर्डर अपने पीरियड में। मैक्सिमम कौन है बच्चों, एल्केलाइन मेटल्स, ये लिथियम सबसे आगे आ चुका है। तो इसी तरीके से अपन और देखेंगे एक एग्जांपल और यहाँ पर समझेंगे। एक एग्जांपल और लेते हैं बच्चों, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, और ठीक है, ये अपने को दे रखा है, और इसको अपने को अरेंज करना है आईपी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में। वही फर्स्ट एंड सेकंड आईपी दोनों की बात करेंगे। तो जरा समझिए, सोडियम का अगर कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो क्या होगा, 1s2 2s2 2p6 3s1। ये क्या हो जाएगा बच्चों, 1s2 2s2 2p6 3s1।
3s2 है ना, इसमें 11 है, इसमें 12 है, फिर इसमें क्या हो जाएगा, एक पी में आएगा 3s2, फिर क्या आएगा 3p1, 3s2 3p1, 3s2 3p2, 3s2 3p3, 3s2 3p4, 3s2 3p5, 3s2 3p6। ये हो गया है अपना कार्यक्रम। अब देखिए जो स्पेशल केस है यानी कि जहां हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड है उसको मार्क करते हैं अपन, जैसे मैग्नीशियम, और आगे आप चलेंगे तो बच्चों फॉस्फोरस। देखिए मैग्नीशियम में फुल फिल्ड है, फॉस्फोरस में हाफ फिल्ड है, और ऑर्गन में भी फुल फिल्ड है। तो इनका जो आईपी है वो अपने एडजेसेंट एलिमेंट से ज्यादा आप करेंगे, तो इसका आईपी इससे ज्यादा हो जाएगा, यहाँ पे पहुंच जाएगा ये, इसका आईपी इससे ज्यादा होगा, वो मैक्सिमम है। तो यहाँ ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आईपी ये देखते हैं, ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आईपी। तो सबसे पहले किसका नंबर आएगा बच्चों, सोडियम का। सोडियम के बाद अगला नंबर किसका आएगा, वही एल्यूमिनियम का, क्योंकि मैग्नीशियम आगे निकल चुका है, मैग्नीशियम का। फिर किसका नंबर आएगा बच्चों, सिलिकॉन का, और सिलिकॉन के बाद अगला नंबर किसका है, सल्फर का। फिर सल्फर के बाद बच्चों कौन आएगा, फॉस्फोरस आएगा, फिर क्लोरीन, और सबसे आगे कौन आएगा बच्चों, ऑर्गन। तो इस तरीके से सोडियम से लेकर के ऑर्गन तक की ये पूरी की पूरी कहानी आपके सामने आ चुकी है ना। ये तो फर्स्ट आईपी की बात हुई। सेम ऐसे ही सेकेंड आईपी का भी ऑर्डर अपन लिखते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन और रिमूव करना होगा, तो यहां मैं लिखता हूं ऑर्डर ऑफ सेकेंड आईपी, ऑर्डर ऑफ सेकेंड आईपी। देखिए इसके अंदर क्या होगा बच्चों, सेकेंड आईपी के ऑर्डर से पहले मैं कॉन्फ़िगरेशन लिख देता हूँ। चलो पहले अपन कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। एक एक इलेक्ट्रॉन, जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा तो ये बन जाएगा 1s2 2s2 2p6 है ना। सबसे आउटर मोस्ट सेल का एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देंगे, यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s1, ये बनेगा बच्चों 3s2 3p1 चला ही गया, ये 3s2 3p1 एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला गया, ये बनेगा 3s2 3p2 एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला गया, 3s2 3p3 एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला गया, 3s2 3p4 एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला गया, 3s2 3p5 एक यहाँ से चला गया। अब आप देखेंगे जो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, आपको ये पता है ये इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन आ चुका है, तो ये मैक्सिमम हो जाएगा है ना। ये अपने पीरियड में मैक्सिमम इन पीरियड, सेकेंड आईपी मैक्सिमम हो जाएगा। और देखिए कौन स्पेशल केस, एक ये रहा 3s2 है, और देखिए इसमें हाफ फील्ड ये रहा, और ये अब इनर्ट गैस नहीं रहा। तो जो अपन सबसे पहले किसको लिखोगे बच्चों, जो स्पेशल केस है वो आगे ले जाओगे, इससे आगे चला जाएगा, ये स्पेशल केस है तो ये इससे आगे चला जाएगा। तो अब क्या कहानी बनेगी, देखिए सबसे पहले कौन आएगा बच्चों, मैग्नीशियम। ये लीजिए मैग्नीशियम आ चुका है। मैग्नीशियम के बाद अगला नंबर एल्यूमिनियम का आना चाहिए था, लेकिन किसका आएगा, सिलिकॉन का आएगा, फिर एल्यूमिनियम का आएगा, फिर फॉस्फोरस का आएगा, फॉस्फोरस के बाद सल्फर का आना चाहिए था, लेकिन क्लोरीन आ जाएगा, फिर ऑर्गन, और सबसे आगे कौन आ जाएगा बच्चों, सोडियम, क्योंकि सेकेंड आईपी सबसे ज्यादा होता है एक एल्केलाइन मेटल का अपने पीरियड के अंदर। तो ये क्या लिखूंगा मैं, ऑर्डर ऑफ सेकेंड आईपी। ये सेकेंड आईपी का ऑर्डर आपके सामने आ चुका है बच्चों। मैग्नीशियम, सिलिकॉन, फिर एल्यूमिनियम, फॉस्फोरस, फिर क्लोरीन, सल्फर, फिर ऑर्गन, और फिर सोडियम। यानी कि जो एल्कलाइन मेटल होते हैं उनका सेकेंड आईपी अपने पीरियड में मैक्सिमम होता है। तो बच्चों ये सारे फैक्टर्स यहाँ पर फिनिश होते हैं बच्चों।